देखो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी मैंने तुम लोगों को लिखवा दिया था लेकिन समझाना भूल गए। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या है, वीवीटी किसी ने दी नहीं है, वीवीटी साइंटिस्ट जो भी होंगे आई डोंट नो पता नहीं है हम लोग को कोऑर्डिनेट, क्योंकि वीवीटी तुम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ी थी, लेकिन अब 12th में दूसरी है थोड़ी। 11th में इंट्रोडक्शन उसका था, लेकिन इसमें हम लोग पूरी चीजें समझेंगे कि वीवीटी होता क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वो भी डिपेंड किस पे होती है, सीएमआई सेंट्रल मेटल आयन। जो हमारा मेटल होता है, मेटल हो या हमारा मेटल आयन, ठीक है, मेटल हो चाहे हमारा मेटल आयन, उस मेटल या मेटल आयन में जो डी ऑर्बिटल होगा, एस पी डी एफ पढ़े हो? रुक जाओ अपनी पहले दिमाग में घुसा लो, रुक जाओ सुबह सब नहीं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो हमारा मेटल होगा उस मेटल आयन में जो डी ऑर्बिटल होगा वो हमारा कैसा होगा, वैकेंट होगा, खाली। खाली। कितना खाली मतलब ज्यादा खाली नहीं। वैसे तो D10 होता है, किसी के पास D9 होगा, किसी के पास D8 होगा, किसी के पास D7 होगा और किसी के पास D6 होगा। ठीक समझे? अब अभिनव बताएंगे कि डी ऑर्बिटल में अगर पूरे इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड नहीं होते हैं तो उसको हम किस दूसरे नाम से जाना जाता है, और कोई नहीं बोलेगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल, वो तो मैंने लिखा है। कोई भी मेटल आयन में जैसे डी ऑर्बिटल है, ठीक, जैसे मैंने ले लिया क्लोरीन, क्लोरीन में जो डी ऑर्बिटल है वो मान लो वैकेंट है, मान लो वैकेंट है, इमेजिन कर लो कोई भी एलिमेंट है, वी हैव एनी एलिमेंट एंड डी ऑर्बिटल जो भी है, डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, मतलब खाली है। खाली मतलब ज्यादा नहीं होंगे, जैसे D10 होना चाहिए तो उसके पास D9 है, D8 है, D7 है, D6 है, तो उसको क्या बोलते हैं? डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में मैंने तुमको बताया था पार्शियली फिल्ड। हाँ पार्शियली फिल्ड है, ठीक, पार्शियली फिल्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? टी से है, ट्रांजिशनल एलिमेंट। हाँ वेरी गुड, क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ऑर्बिटल, कोई भी मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं उस डी ऑर्बिटल में वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम है? ट्रांजिशन। आप समझे? ठीक, मान लो कोई भी मेटल है उसका डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल में पूरे D10 नहीं है, वो कैसा है? ट्रांजिशन। ठीक, अब वो अगर ट्रांजिशन है तो जो हमारा लिगेंड होगा, कोई भी कंपाउंड का जो मेरा लिगेंड होगा, अभी लो ध्यान से सुनो, कोई भी जो हमारा लिगेंड होगा, जैसे कोई एक कंपाउंड है, वही वाला कंपाउंड ले लेते हैं। अभी मैंने क्या लिखा था? CO, हाँ CO ब्रैकेट में NH3 6, CO ब्रैकेट में NH3 यही तो था। ठीक, अब देखो यहाँ पे मान लो डी ऑर्बिटल, मान लो कोबाल्ट है और डी ऑर्बिटल में हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो जो हमारा लिगेंड होगा, लिगेंड के पास कम से कम नहीं तो 1 लोन पेयर होना चाहिए। भाई जब हमारा डी ऑर्बिटल पूरा फिल्ड ही नहीं है तो वो लोन पेयर किसके साथ शेयर करेगा, मतलब उसको पूरे चाहिए ना, D10 चाहिए उसको भरने के लिए, तो भरने के लिए क्या करेगा, जो लिगेंड होगा वो अपना एक लोन पेयर किसको दे देगा? डी ऑर्बिटल को। एक लोन पेयर किसको दे देगा? डी ऑर्बिटल को। मान लो तुम्हारे पास 2 लाख रुपए है, ठीक, किसी ने तुमको 2 लाख रुपए दिए हैं, तो तुम्हारे पास सबसे पहले जेब भी तो खाली होनी चाहिए, इसीलिए जो डी ऑर्बिटल है वो खाली है। डी ऑर्बिटल क्या है? पार्शियली फिल्ड है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जो डी ऑर्बिटल है वो हमारा वो क्या है? वैकेंट है। अब उसको फिल करने के लिए कौन करवाएगा मदद? लिगेंड। लिगेंड ने 2 लाख रुपए दिए और उसके पास क्या है? लोन पेयर है, 2 लाख रुपए दे रहा है, तो ये क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इनके जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएंगे? फुलफिल हो जाएंगे। ठीक, तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा लिगेंड और डी ऑर्बिटल, जब ये फुल पूरे हो जाएंगे, ये कितने हैं? D9 थे, मान लो ये D9 है, इसके पास कितने कम? 1, और इसने 1 लोन पेयर किसको दे दिया? वही डी ऑर्बिटल को दे दिया। तो जब भाई दे दिया तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। और जब शेयरिंग कर लेंगे, तुम लोग को पता है कि लोन पेयर जब शेयर एक दूसरे से करते हैं तब क्या फॉर्म होता है? बॉन्ड। और उस बॉन्ड का नाम क्या होगा? लिगेंड लोन पेयर बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं? और वैसे इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। वैसे इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आप समझ में आया? मान लो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास कोई भी मेटल है, वी हैव एनी मेटल, और वो मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए? वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अभी हम पूछेंगे, फिर बहुत मारेंगे अगर किसी ने नहीं बताया।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास कोई भी मेटल, उस मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो कैसा होना चाहिए, वैकेंट। और वैकेंट होगा डी ऑर्बिटल तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और वो जो मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए कौन मदद कर रहा है, लिगेंड। लिगेंड के पास कम से कम क्या होंगे, एक लोन पेयर होना चाहिए और एक लोन पेयर होगा। ठीक है, लिगेंड के पास जो एक लोन पेयर होगा वो किससे शेयर करेगा, डी ऑर्बिटल से, जो उसके पास खाली है। D9 थे, उसमें एक अपना लोन पेयर हो गया, वो कितने हो गए, D10 हो गए। अब एक दूसरे से हम लोगों ने शेयरिंग की है तो उन दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। उसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आप समझ में आया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यू प्रोसीड अगेन। ठीक, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल की। क्या पता जो लिगेंड हमको दे रहा है, लोन पेयर जो हमको लिगेंड दे रहा है, ठीक, ध्यान से सुनना, बहुत ही गहराई में लिए जा रहे हैं तुम लोग। ठीक, मान लो ये जो लिगेंड है, शांत रहो, ये जो लिगेंड है ये डी ऑर्बिटल को क्या दे रहा है, एक लोन पेयर दे रहा है भाई। ठीक, एक लोन पेयर देने के बाद क्या फॉर्म हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो डी ऑर्बिटल में पहले दे, क्या पता पहले एस में दे दे, ये भी तो है, क्या एस में दे दे, फिर डी में दे, फिर पी में दे, फिर एफ में दे, ऐसे हो सकता है ना। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ डी की। मान लो बाय द वे अगर एस में दिया उसने, मान लो कि डी के पूरे फुल है और एस के बाद डी आने वाला है, तो एस वाले के पूरे फुल हो गया, डी बाद में आया तब क्या होगा, और पहले डी आ गया बाद में एस आएगा तब क्या होगा। तो ये सोच लो, ये जो लिगेंड है ये डी ऑर्बिटल को लोन पेयर दे रहा है, कोई जरूरी नहीं है डी को ही दे, वो एस, क्या पता पहले एस पढ़ रहा हो, वो एस को दे दे। अब लिगेंड देख के थोड़ी आ रहा है कि हाँ हम डी को ही देंगे या हम एस को ही देंगे, वो होता नहीं है कि वो आ रहा है बस हाँ देख लिया पसंद आके बात खत्म, ये नहीं है। वो जिससे मिलने जा रहा है उसी से तो मिलेगा, पड़ोसी से थोड़ी मिलेगा। गर्लफ्रेंड किसी बॉयफ्रेंड से अगर मिलने आते तो दूसरे लड़के से मिलके उससे थोड़ा ना अपना सेटिंग कर ली, करनी चीजें ना, है कि नहीं तुम्हें? हाँ, तो ध्यान रखना थोड़ा। देखो जैसे मान लो इनर डी ऑर्बिटल, जैसे मान लो DsP2 और D2sp3, ये दो हमारे पास जैसी भी ज्योमेट्री है, ठीक, DsP2 और D2sp3, तो आगे क्या आ रहा है, Dr है, आगे क्या आ रहा है, Dr है। इन डी में अगर लिगेंड अपना एक लोन पेयर शेयर करेगा, मतलब डी पहले आ गया ना, तो डी पहले आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझे? अगर लिगेंड ने वैकेंट डी ऑर्बिटल को लोन पेयर दे रहा है और वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो अगर उसने पहले ही डी में ले लिए हैं लोन पेयर, तो पहले अगर डी में उसने लोन पेयर ले लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर डी ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स। ठीक, मान लो डी नहीं है, एस आ गया, तो एस क्या होगा, पहले देखो sp3d2 आ है, तो अगर कहीं पे भी sp3d2 आ गया मतलब एस पहले आ गया ना, और किसको देना था, डी वाले को। लेकिन अब एस वाले जो लिगेंड है उसने एस वाले को एक लोन पेयर दे दिया, तो एक लोन पेयर अगर दे दिया तो उसको हम बोलते हैं आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझे? जो लिगेंड है वो डी को ही नहीं देगा, मान लो पहले उसने डी को दे दिया तो उसको हम बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स, और जो लिगेंड है उसने अगर एस वाले को बाय द वे दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे, आउटर डी ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स। ठीक, इतना समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब आते हैं आगे, एक चीज ध्यान रखना, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे हमारा जो मेटल था, ठीक, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब लिगेंड एस ऑर्बिटल को अगर एक लोन पेयर देगा या डी ऑर्बिटल को एक लोन पेयर देगा, तो दोनों की जो एनर्जी होगी वो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एनर्जी सेम नहीं है। देखो यहाँ DsP2 है और यहाँ पे sp3d2 है, यहाँ पे देखो D2 है, यहाँ पे D1 है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे P3 है, यहाँ पे P2 है। दोनों की एनर्जी सेम है क्या? नहीं है ना। तो उस एनर्जी को सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखो जो हमारा मेटल है उस मेटल के अंदर जो s ऑर्बिटल है और जो d ऑर्बिटल है उन दोनों को क्या कराएंगे, एक दूसरे पे इंटरमिक्सिंग कराएंगे। s ऑर्बिटल को किससे डिनोट करते हैं, ns से, और d ऑर्बिटल को n-1d। मैंने d और f एलिमेंट में समझाया है। ठीक, जब मेटल के s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल को एक में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, तब वही क्या कहलाता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। आप समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? The intermixing of s orbital and d orbital is also known as hybridization. अब आज के बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन की आ जाए डेफिनेशन तो भूलना है, ठीक है। The intermixing of s orbital and d orbital is also known as hybridization. अच्छा एक चीज बताओ, जब s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल को दोनों में जब हम इंटरमिक्सिंग कर देंगे तो वो हमारा बन गया हाइब्रिडाइजेशन। अब जब हाइब्रिडाइजेशन में बन जाएगा
एस और डी ऑर्बिटल दोनों को एक में मैंने इंटरमिक्स किया, हाइब्रिडाइजेशन बन गया। ध्यान से सुनो, एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल को मैंने एक में क्या किया, ये एस ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, दोनों को मैंने एक में, ये एस ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, दोनों को मैंने इंटरमिक्सिंग कराया, बंद कर दिया। अब ये क्या बन गया, एक। अब दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। पहले क्या थी, अलग अलग सेपरेट थी, अब क्या हो गई, सेम, क्योंकि मैंने इंटरमिक्सिंग कराया है। और हाइब्रिडाइजेशन यही कहता है कि एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल को जब हम एक में मिला देते हैं तो दोनों की एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, इसीलिए तो हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं। इट्स अ रियल प्रॉपर्टी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये रियल पॉसिबिलिटी एनर्जी सेम हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन का। हां, क्योंकि हम एनर्जी सेम के लिए, भाई एनर्जी को सेम करने के लिए ही तो हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। यही तो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा, कोई भी दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी को सेम करने के लिए, कोई भी दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी को सेम करने के लिए, कोई भी मेटल के दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी को सेम करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। क्लास 11 में पढ़ा है हम लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा तो देख लेना 11 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। तो इसीलिए तो मैंने s ब्लॉक और d ऑर्बिटल को क्या कराया, इंटरमिक्सिंग कराया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब जो एक चीज बन के तैयार है, तो s की भी सेम एनर्जी और d की भी सेम एनर्जी, तो s की भी सेम एनर्जी हो गई और d की भी सेम एनर्जी हो गई। अब चाहे s में आए चाहे d में आए, हमको कोई फर्क नहीं है, हमको एक लोन पेयर चाहिए, एक लोन पेयर किससे शेयर कर देगा, वैकेंट d ऑर्बिटल से, और डायरेक्ट क्या बना देगा, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा। आप समझे, समझे कि गया ऊपर, समझ गए ना, ठीक। अब फिर से सुनो, आगे देखो, जैसे मान लो मैंने d ऑर्बिटल का एक ये spdf वाला मैंने ये किया 1 2 3 4 5, मैंने एक d ऑर्बिटल का ये अंदर का स्ट्रक्चर बनाया, सबशेल 1 2 3 4 5। इसमें देखो ये सब क्या है, वैकेंट है, वैकेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि भैया पूरे फुल है नहीं, अगर एक में दो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक है, सब वैकेंट है। अब इसको अगर हमको फुलफिल करना है तो कैसे करेंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो ये बन जाएगा, इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो ये बन जाएगा, इसको उठा के बन गया ना, एक बचा एक ऐसे ही कर दिया। अब ये दो डिब्बे खाली हो गए, अब दो डिब्बे जब खाली हुए तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, लोन पेयर, क्या आ जाएंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर, क्या बोलते हैं, लोन पेयर। और यही वाला जो लोन पेयर होगा, यही तो भैया डी वैकेंट ऑर्बिटल से और लिगेंड में उन दोनों के बीच में पूरी फिनोमेना कराएगा। वही तो एक जो लोन पेयर है, वही तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ठीक, समझे। मतलब जब तक ये फुल नहीं हो जाएंगे, जितने बचेंगे नहीं, जितने डिब्बे बचते हैं, उन दोनों के बीच में क्या बचता है, लोन पेयर, क्या बचता है, और वही लोन पेयर लिगेंड शेयर कराता है किससे, डी ऑर्बिटल से, और उन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होता है, बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, ठीक। इट्स अ पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझ में आया कि नहीं, फिर से समझाया एक बार और समझ लो, ठीक। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जो मेरा मेटल है या मेटल आयन है, जो हमारा मेटल है या मेटल आयन, बोलते मेरे साथ में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, जो हमारा मेटल है या मेटल आयन है, उस मेटल आयन में जो हमारा डी ऑर्बिटल है, वो हमारा कैसा होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। और वैकेंट डी ऑर्बिटल इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक, पता है ना, एक ये हमारा कैसा होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब भाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, डी हमारा समझ लो पार्शियली फिल्ड है, तो हम क्या करेंगे, डी को हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। फुलफिल करने के लिए हम किसके पास जाएंगे, लिगेंड के पास। लिगेंड के पास पहले से एक लोन पेयर क्या होगा, मौजूद होगा, वो एक लोन पेयर किससे शेयर करेगा, डी ऑर्बिटल से, डी ऑर्बिटल में शेयर करेगा कि नहीं। अब जब वो डी ऑर्बिटल से शेयर करेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि जो लिगेंड आ रहा है लोन पेयर देने वो डी को ही दे, क्या पता डी के पहले एस आ जाए, है कि नहीं, डी के पहले एस ऑर्बिटल आ जाए। तो जब एस ऑर्बिटल को अगर पहले दे देगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर डी को पहले देगा तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। अवनीश, ये जो लिगेंड है ये सबसे पहले जब डी ऑर्बिटल को देगा तब उसको हम क्या बोलते हैं, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये जो लिगेंड है लोन पेयर अगर एक एस को पहले देगा तो उसको क्या बोलते हैं, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डन। जब ये लिगेंड इस डी ऑर्बिटल पार्शियली वैकेंट डी ऑर्बिटल को लोन पेयर दे देगा, ठीक है, दे देगा, तो उन दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इज आल्सो नोन एज टू मेड अप ऑफ अ बॉन्ड, है कि नहीं। लिगेंड अगर लोन पेयर जब वैकेंट डी ऑर्बिटल को देगा तो उन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बॉन्ड कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, मान लिया हमने। अब एक चीज और ध्यान रखना कि भैया एक चीज बताओ, अगर हमारा वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लिगेंड लोन पेयर हमको दे रहा है,
तो अगर पहले डी में जाएगा चलो ठीक है, उसको हम इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। अगर पहले एस में चला गया तो उसको हम आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। मैंने एक्सेप्ट किया, केमिस्ट्री ये कहती है, ठीक है। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर यार एस वाले को पहले दे देगा, अगर वो एस वाले को पहले लोन पेयर दे देगा तो क्या उन दोनों उसकी एनर्जी सेम होगी, या पहले डी वाले को दे देगा तो क्या उसकी एनर्जी सेम होगी? नहीं होगी ना। अगर पहले वो एस वाले को लिगेंड जो है, अगर उसने एस ऑर्बिटल को पहले अपना लोन पेयर दे दिया तो उसकी एनर्जी कुछ और है। अगर डी ऑर्बिटल को पहले लोन पेयर दे दिया तो उसकी एनर्जी अलग है। तो उस एनर्जी को सेम करने के लिए एक मैंने फिनोमेना अपनाई, क्या, जो मेटल के ऑर्बिटल्स हो एस और डी, जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, उन दोनों को क्या कराएंगे? इंटरमिक्सिंग। उन दोनों को क्या कराएंगे? जब दोनों में एक दूसरे को जोड़ देंगे तो हम क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। जब एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल को एक में इंटरमिक्सिंग कर देते हैं तब क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ एस ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल इज आल्सो नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन जब हो गया, और हाइब्रिडाइजेशन का काम ही यही होता है कि भैया दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी को सेम करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, क्लास 11 में पढ़ा है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है एस और डी, जब दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई है? सेम, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो क्या हो गया? सेम। अब जब सेम हो गई तो आराम से लिगेंड आएगा, चाहे एस वाले को दे दे चाहे डी वाले को दे दे, हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जरूर बनेगा। वैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता लेकिन बड़ी मुश्किल से बनता अगर हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराते तो। कैसे? क्योंकि एस वाला क्या है भैया? sp3d2 है, एस में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड थोड़ा लचकता हुआ बनता है कि नहीं? वो वाला लचकता नहीं, मतलब थोड़ा कमजोर बनता है कि नहीं? आराम से खट्टस टूट जाता। अगर ऐसे करते तो खट्टस बीच से गया, ठीक, क्योंकि उसके दो ही इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग है ना। लेकिन अगर डी है तो डी में कितने थे? ज्यादा थे, तो डी अब क्या हुई? इसकी एनर्जी अलग थी, इसकी एनर्जी अलग थी, तो वो वाला जो बॉन्ड था वो क्या करता? टूट जाता जल्दी, क्योंकि एनर्जी दोनों की अलग अलग थी ना। वो क्या पता देर तक रुक रहा है, वो थोड़ी देर तक रुक रहा है। देखो अगर हम एनर्जी वहां पे मिक्सिंग ना कराते, चलो क्वेश्चन इधर देखो, क्वेश्चन अब बताओ। मान लो अभी हम दोनों की एनर्जी सेम ना कराते, क्वेश्चन है अच्छा सा, मान लो सुमित तुम भी बताना, समझ में आ रहा है? अगर कोई भी मेटल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी को अगर हम सेम ना करते, अगर हम एनर्जी को सेम ना करते तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाता, मानते हैं, इसको भी उठा के यहाँ ले आते, तो ये कितनी देर तक रुकते भाई? बहुत ही कम देर रुकते ना, सेकंड्स तक रुकते, क्योंकि इसकी एनर्जी अलग होती, इसकी एनर्जी अलग होती। बॉन्ड बना नहीं पाते, ये बॉन्ड फिर बना नहीं पाते, बॉन्ड बनाते लेकिन कुछ देर तक, स्टेबल नहीं होते। और बैलेंस बॉन्ड कहते क्या होते? बैलेंस मतलब बैलेंसिंग होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए ऐसे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? लिगेंड जो लोन पेयर दे रहा है, तो लोन पेयर लेने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? मैंने खुद को स्टेबल किया, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल है, पहले उसको स्टेबल किया, उसकी एनर्जी को स्टेबल किया। तो उसकी एनर्जी को स्टेबल कैसे किया था? इंटरमिक्सिंग ऑफ एस ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल इज आल्सो नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। मैंने सबसे पहले क्या कराया? हाइब्रिडाइजेशन कराया, और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन कराया वैसे ही लिगेंड चाहे एस को दे अब चाहे डी को दे, हमारा बॉन्ड बनके तैयार हो जाएगा। वो जरूरी नहीं है डी को, अगर पहले एस को देगा तो हम क्या कहलाएंगे? आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, डी ऑर्बिटल ही कहलाएंगे, याद रखना। अगर एस को पहले लोन पेयर देगा तो आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर पहले डी को दे देगा तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। इज आल्सो नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो सब अच्छे से लिखवा देंगे, और मैंने लिखवा भी दिया है। जो मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखवाया है पहले इसको नोट कर लेना एज अ हिंट में, बाद में कुछ और करना, ठीक है? रुक जाओ। अब इसमें क्वेश्चन बताओ तुम लोग, क्वेश्चन बताओ एक तुम लोग। सुमित इसमें बताओ, अगर हम दोनों की एनर्जी को सेम ना करते तो क्या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता? नहीं बनता। अवनीश क्यों नहीं बनता? थोड़ी देर के लिए बनता, थोड़ी देर के लिए बनता, क्यों नहीं बनता? मतलब थोड़ी देर के लिए क्यों बनता? एनर्जी सेम, हाँ, क्योंकि एस और डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं थी। अभिनव, ये जो मेटल आयन है डी ऑर्बिटल, अगर लिगेंड ने अपना लोन पेयर पहले एस वाले पे दे दिया तो उसको क्या कहेंगे? आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या? आउटर डी ऑर्बिटल। हाँ, अगर पहले एस वाले को दिया तो आउटर डी ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स एस एंड डी इज आल्सो नोन एज डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक।
एस और डी ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग को ही क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये वाला अच्छे से देख लेना, वो कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता देना। ठीक, देखो कुछ अप्रोचेस हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना, फिर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म। इसमें है बल्कि बहुत सारे पॉस्टुलेट्स, लेकिन तुम लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स दिख रहे हैं मैं वही बताऊंगा। पास, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ अच्छा होगा। सुनित हो क्या? ठीक, देखो मैंने अभी पीछे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने तुम लोगों को सब बता दिया था कि कैसे क्या होता है। सब किस पे डिपेंड है? मेटल या मेटल आयन पे। और सेंट्रल मेटल आयन का जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होगा? वैकेंट होगा। उसको भरने के लिए एस और डी ऑर्बिटल का क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। दोनों ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्सिंग कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी, और जब दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी तो जो लिगेंड है वो अपना लोन पेयर किसको देगा? डी को या एस को तो किसी को डी या एस को देगा। अगर पहले डी को देगा तो क्या बोलेंगे? इनर आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर एस को देगा तो आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, वो समझ में आ गया? अब उसी जो मैंने सब पूरा सिस्टम समझाया है वही पोस्टुलेट यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ जाए वो लिखने के बाद ये लिख देना, बस आराम से हो जाएगा। तो पहला पोस्टुलेट क्या है? देखो, दिस वाज इवॉल्व्ड लार्जली थ्रू द एफर्ट्स ऑफ लिनस पॉलिंग based on the attempt Louis Sidgwick ideas of the coordination covalent bond। मतलब ये जो लिनस पॉलिंग और ये सिडविक थे, इन दोनों के दिमाग में आइडिया आया कि जो CMI है, जो मेरा मेटल आयन है, उसमें जो डी ऑर्बिटल है इसमें कैसे क्या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, वो इन्हीं का ये था। मतलब इन्होंने ही एक तरीके की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे अपना थोड़े बहुत प्रस्ताव रखे, प्रपोजल्स थे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक, मतलब बेस्ड ऑन इन्हीं पे लिनस पॉलिंग और ये सिडविक पे। ठीक, तो याद रखना, अगर आ जाए कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे अप्रोच और प्रपोजल किसमें दिया जाता था, तो लिनस पॉलिंग और सिडविक, वो मैंने रिक्वायर किया। ठीक, फिर दूसरा है इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दीस इलेक्ट्रॉन्स द मेटल आयन मस्ट पोसेसेस रिक्विसाइड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दीस इलेक्ट्रॉन्स द मेटल आयन, जो हमारे पास मेटल आयन है उसके जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे which must possess requisite number of vacant orbitals of similar energy। मतलब जो भी मेटल आयन होंगे उसके अंदर की जो एनर्जी होगी वो कैसी होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। और जो भी मेटल आयन की जो भी वैकेंट ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए, तभी तो भाई शेयरिंग करेंगे, तभी तो बॉन्ड बनेगा। ठीक, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये समझ में आ गया पॉइंट? सिमिलर एनर्जी क्यों होगी, कैसे होगी? मेटल आयन की सिमिलर एनर्जी होगी। ठीक, these metal orbital undergo hybridization to give a set of hybrid orbitals of equal energy with the approach undergo equal energy with the approach of the ligands। इसका कोई अर्थ समझाओगे? इसका मतलब क्या है? These metal orbitals undergo hybridization, जितने भी मेटल के ऑर्बिटल्स होंगे सबसे पहले उसको क्या कराना है? हाइब्रिडाइजेशन कराना है। क्यों? क्योंकि एनर्जी सेम इक्वल है। टू गिव अ सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो जो बन के तैयार होगा हाइब्रिडाइजेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही लिगेंड और मेटल आयन के बीच में क्या बनाएगा? बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन। ठीक, वो इक्वल होगा किसके? एनर्जी विद द अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स। वो किसके होगा? इक्वल किसके होगा? जो लिगेंड होगा उस एनर्जी को क्या करेगा? अप्रोच करेगा। वो अप्रोच किसका? वो इक्वल किसके होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो हमारा बन के तैयार हुआ है वो इक्वल होगा किसके? लिगेंड की एनर्जी के। भाई लिगेंड की कुछ एनर्जी होगी ना, वो उसी के तो एनर्जी इक्वल हो जाएगी कि वो उससे शेयरिंग कर रहा है, और जो हमारा हाइब्रिड बन के तैयार हुआ है वो उसकी भी तो एनर्जी सेम है, तो उन दोनों की एनर्जी एक दूसरे को क्या करेगी? अप्रोच करेगी। अभी मैंने बताया नहीं, ये वाला लिगेंड था यहाँ पे, यहीं से तो लोन पेयर हो रहा था मेटल आयन पे ऑर्बिटल पे। ये कौन सा था? डी ऑर्बिटल था। तो इन दोनों की एनर्जी अगर हमारी सेम है तो भाई कुछ लिगेंड की भी तो एनर्जी होगी, तो इन दोनों की एनर्जी क्या होगी? ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। वही ये पॉइंट लिखा है। ठीक, फिर है लास्ट वाला, ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुमको पता है कि हर एक लिगेंड के पास एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, हर एक लोन पेयर होना चाहिए या मतलब होगा। ठीक, फिर बाद में
जब एक हर एक लिगेंड के पास भाई वन लोन पेयर होगा तभी तो एक दूसरे से वो बॉन्डिंग कर पाएंगे। ठीक, अब आते हैं ज्योमेट्री पे। बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्रिकल शेप, Cn क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हमारा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन मतलब लिगेंड ने d ऑर्बिटल या s ऑर्बिटल में शेयरिंग कराई और हमारा बन के तैयार हुआ D2sp3, तब वो ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा हमारा? ऑक्टाहेड्रल। और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, तुमको अगर बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन पता है तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो? बिल्कुल। कैसे? देखो इधर अवनीश, अगर कहीं पे बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा दिया है D2sp3 और कह दें कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, तो कैसे निकालोगे? तुमको ये तो पता है कि D2sp3 क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। याद करना पड़ेगा, ये गुरु मंत्र है, लिख लेना आराम से। ठीक है, तो अगर बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन हमारा D2sp3 है तो वो हमारा क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आया? देखो 2 3 और 3 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बस तुमको यही समझना। D के ऊपर 2 है, 2, S के ऊपर 1 भी नहीं तो 1 मान लो, 2 और 1 3 और ये 3 6। ऐसे ही sp3d2 को क्या बोलेंगे? इसको भी ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 1 3 1 4 और 2 6 आ गया ना कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे पहले D है, यहाँ पे पहले S है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। ब्रैकेट में लिख देना क्या? इनर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पहले D है ना, पहले D में वो अपना शेयरिंग करवा रहे हैं। लिगेंड जो है वो पहले D वाले में अपने लोन पेयर को शेयरिंग करा रहा है, तो पहले D आ गया, तो पहले D आ गया तो ऑक्टाहेड्रल तो होगा। आगे ब्रैकेट में ये भी लिख देना इनर, क्योंकि D पहले है ना, तो इनर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आएगा? 2 3 और 3 6, समझ गया ना? 3 1 4 और 5 6। ये कैसा होगा? पहले S है, आउटर मोस्ट D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि S पहले आ गया ना, S पहले है तो आउटर और D पहले है तो इनर, मैंने अभी पीछे बताया। फिर आएंगे sp3 पे, तो जो sp3 है वो हमारा कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। sp3 कैसा होता है? 3 आ जाए टेट्रा, 3 आ जाए टेट्रा, 3 आ जाए टेट्रा, 6 आ जाए ऑक्टा, 6 आ जाए ऑक्टा, 3 आ जाए टेट्रा, 2 आ जाए तो स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे T के ऊपर 3 है, S के ऊपर 4 है, तो 4 को क्या बोलते हो? टेट्रा। 4 को क्या बोलते हो? टेट्रा। ठीक, तो sp3 को क्या बोल देंगे? टेट्रा। 1 2 और 2 4 को क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लैनम 4। इतना ध्यान रखना कि अगर पहले S है तो वो होता है टेट्राहेड्रल, और अगर पहले D है तो बाद में क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लैनम। याद ये रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो, ठीक, इनकी दोनों शॉर्ट ट्रिक यही है। अगर इनका और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 4 है तो समझ जाओ कि एक टेट्राहेड्रल होगा, एक स्क्वायर प्लैनर होगा। लेकिन कैसे होगा? अगर पहले S आ रहा है तो वो टेट्राहेड्रल है, और अगर पहले D आ रहा है तो वो स्क्वायर प्लैनर है। मैंने सबकी शॉर्ट ट्रिक बता दी, हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? जो मैंने पीछे ग्रेविटी में बताया है बिल्कुल सेम वही है, इसको तुम लोग देख भी सकते हो आराम से, और पूरा वही मैंने लिखवाया है जो लिखवाना चाहिए। इसमें और भी पोस्टुलेट्स हम लिखवाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि चलो थोड़े ही लिखवा दें, और तुम लोग अपने पास से लिख लेना। जो मतलब शेयरिंग कराता है, इंटरमिक्सिंग कराता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है, हाइब्रिडाइजेशन में S और D ब्लॉक का इंटरमिक्सिंग होता है तब हाइब्रिडाइजेशन बनता है, दोनों की एनर्जी सेम होती है, NS और N-1D को दोनों इंटरमिक्सिंग, मतलब जो भी सिस्टम है सब तुम लोग अपना अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हो। इसमें कम से कम तुम लोग 20 पॉइंट लिख सकते हो, है कि नहीं, अगर लिखने पे आ रहा हो तो। ये हो गया वीडियो आज पूरा खत्म, आगे के जो भी रहेगा वो हम फिर आगे बताते हैं।